अस्सलाम वालेकुम। जैसे आप लोगों को पता है कि हमारी 9th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की लेक्चर स्टार्ट है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर्चिमेदेस प्रिंसिपल। अगर आप देखिए तो ये टॉपिक इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हर दफा पेपर में यहाँ से एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है और लॉन्ग क्वेश्चन तो जरूर आते हैं, उसके साथ आप लोगों में इसमें से कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं और साथ में कुछ एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। तो इस टॉपिक को हमने अच्छी तरीके से समझना है। सबसे पहले आप लोगों ने ये चीज देखी होगी कि अगर हम एक छोटी सी सुई को पानी में डाल देते हैं तो वो क्या हो जाती है, डूब जाती है। लेकिन अगर हम देख रहे हैं कि बड़े जहाज शिप्स वो पानी के ऊपर आसानी के साथ फ्लोट करते हैं, तो इसमें कौन सी उसूल फिजिक्स की लगती है या ऐसी कौन सी वजह की है इसके ऊपर फ्लोट करते हैं। तो वो सबसे पहले इस इफेक्ट को सबसे पहले जो बयान किया था वो आर्चिमेदेस था। मतलब आर्चिमेदेस ने इस उसूल को सबसे पहले बयान किया। ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट पानी के अंदर डूब जाती है और एक ऑब्जेक्ट पानी के ऊपर फ्लोट करती है। आर्चिमेदेस प्रिंसिपल को समझने से पहले हमने समझना होगा अपथ्रस्ट एंड बयान्सी। जब हम अपथ्रस्ट और बयान्सी को समझ लेंगे तो हमें आर्चिमेदेस प्रिंसिपल की समझ आ जाएगी। अब अपथ्रस्ट कैसे कहते हैं, मतलब आपने ये चीज देखी होगी कि जब हम पानी के अंदर किसी चीज को डुबोते हैं तो वहां से हमें एक रेजिस्टिव फोर्स महसूस होती है। इसी तरह अगर हम किसी चीज को ऊपर खींच रहे हैं तो ऊपर खींचने के साथ हमें क्या होती है, एक फोर्स महसूस है, वो चीज हमें हल्की महसूस होती है। जैसी वो उस फ्लूइड की सरफेस से बाहर आ जाती है तो वो चीज बाहर हो जाती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इस फ्लूइड के अंदर उस पे एक फोर्स लग रही है और जो फोर्स है उस फोर्स को हम कहते हैं अपथ्रस्ट फोर्स। मतलब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि फ्लूइड। अच्छा, जब भी आप इस चैप्टर में फ्लूइड का नाम सुनेंगे तो फ्लूइड का मतलब हर वो चीज जो बह सकती हो, मतलब फ्लो कर सकती हो। तो इसमें आपके पास दो चीजें आती है फ्लूइड में, एक आपके पास आएंगे गैस और दूसरा आपके पास आएंगे लिक्विड। तो मतलब क्या है कि ये अपथ्रस्ट और ये बयान्सी फोर्स आपके पास फ्लूइड पे लगेगी, फ्लूइड में लगेगी और फ्लूइड में आपके पास दो चीजें, तो गैसेस में भी एक्ट करती है और लिक्विड में भी एक्ट करती है। अच्छा, ये एक्ट कैसे करती है अब हमने ये समझना है। अब मिसाल के तौर पर आप एक बर्तन ले लें और उसमें पानी, ये यहाँ तक वाटर है और इसमें आपके पास क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट पड़ा है। तो इससे पहले टॉपिक में हमने लिक्विड का जो बयान किया, प्रेशर इन लिक्विड्स, उसमें हमने कहा था कि हाइट जितनी ज्यादा होगी प्रेशर उतना ज्यादा होगा, उधर से एक नेट फोर्स लगेगी। तो यहाँ पे देखिए ये वाला हाइट बन रहा है एक आपके पास h और दूसरा हाइट ये बन रहा है। मतलब ये वाला अगर आप h1 ले ले और ये वाला हाइट ज्यादा है, तो हमने पता है कि प्रेशर जो आपके पास बराबर होता है वो आपके पास फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इधर पे जो प्रेशर लगेगी यहाँ से वो इस मुकाबले में प्रेशर में ज्यादा होगी। तो इससे क्या बात जाहिर हो रही है कि यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट पे अपवर्ड एक नेट फोर्स एक्ट करेगी और इस ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जाएगी। अगर ये ऑब्जेक्ट ऊपर आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला ऑब्जेक्ट फोर्स ज्यादा है। इस चीज को आप ऐसे आसानी के साथ भी महसूस कर सकते हैं। घर में एक टब ले ले, उसमें पानी रख ले और उसमें से किसी चीज मतलब कॉर्क को नीचे डुबो ले। जब कॉर्क को जैसे ही डुबोलेंगे आप छोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि वो कॉर्क ऊपर आएगी। अब ऊपर आने का मतलब क्या है कि यहाँ पे एक फोर्स लग रही है नीचे से, और नीचे से वो जो फोर्स लग रही है वो उसकी डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड है, और ये ऊपर की तरफ आ गई। ये जो फोर्स है इस फोर्स को हम कहते हैं अपथ्रस्ट फोर्स या बियॉन्ड फोर्स। आपकी बुक में बियॉन्ड का लफ्ज आया है, मतलब एफ भी हम लिखते हैं बियॉन्ड। और ये जो फिनोमिना है इस फिनोमिना को हम कहते हैं बुयांसी। आपके पास ये जो आर्चिमेदेस प्रिंसिपल होगा वो इसी बुयांसी पे और अपथ्रस्ट पे एक्ट करेगा। मतलब इसी के उसूल के मुताबिक हम इसको समझते हैं। तो अब हम अपथ्रस्ट की या बुयांसी की जो आपके पास जो डिफिनेशन है वो हम लिख लेते हैं कि when an object totally or partially immersed in a fluid it experience a net upward force called upthrust or beyond force and the phenomena is called buoyancy। तो ये कह रहे हैं कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को पार्शियली या टोटली इमर्स करें फ्लूइड में तो उस पे एक नेट अपवर्ड फोर्स एक्ट करती है और इस नेट अपवर्ड फोर्स को हम कहते हैं अपथ्रस्ट फोर्स या बियॉन्ड फोर्स। और ये जो उसूल है या फिनोमिना है इसको हम कहते हैं बुयांसी और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ बी से। ये आर्चिमेदेस प्रिंसिपल के लिए इंतहाई जरूरी है। तो ये जब आपको समझ आ गई तो अब हम पढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ जो आपके पास है आर्चिमेदेस प्रिंसिपल। वो हम अब स्टार्ट करते हैं। उससे पहले डेफिनेशन लिखते हैं, उस डेफिनेशन से फिर उसकी
डेरिवेशन वगैरह सब कुछ करते हैं। अच्छा, तो अब हम समझते हैं आर्चिमेदेस प्रिंसिपल। द बियॉन्ड फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट फुली और पार्शियली सबमर्ज्ड इन अ फ्लूइड इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेड बाय द ऑब्जेक्ट। मतलब ये हमें क्या कह रही है कि ये जो बियॉन्ड फोर्स है ये आप पे एक्ट करती है किसी भी ऑब्जेक्ट पे कितनी, जब ऑब्जेक्ट फुली या पार्शियली वाटर में सबमर्ज हो जाए, जितने वाटर वो डिस्प्लेस करेगा उतनी ही आपके पास बियॉन्ड फोर्स होगी। मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ पे एक बर्तन ले लें और इसको वाटर से फिलअप कर लें और यहाँ पे हम स्प्रिंग बैलेंस की मदद से एक ऑब्जेक्ट को रखें, अगर इस ऑब्जेक्ट का वेट हमें ये स्प्रिंग बैलेंस बता रही है 300 न्यूटन है, और अब हम क्या करें, इसको इस पानी में सबमर्ज करें और इधर एक दूसरा बर्तन रखिए और इस बर्तन को रखिए एक बैलेंस पे। तो अगर यहाँ पे ये तो फिलअप है, यहाँ से वाटर इधर आएगी, जो वाटर इधर आएगी वाटर, और यहाँ पे मिसाल के तौर पर ये बन गया 20 ग्राम। अब अगर ये 20 ग्राम है तो यहाँ पे ये जो स्प्रिंग बैलेंस है ये हमें बताएगी कि आपकी जो ऑब्जेक्ट है इसका वेट बन गया 280 न्यूटन या ग्राम बन रहा है या 280 न्यूटन। इसका मतलब क्या हो कि यहाँ से इस पे 20 न्यूटन फोर्स लग रही है, मतलब जितना ये इसको डिस्प्लेस करेगा उतनी ही इस पे फोर्स लगी। ये आपको बता रही है कि द बियॉन्ड फोर्स वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड ऑफ वाटर, जितना ऑब्जेक्ट वो वाटर को डिस्प्लेस करेगा उतनी ही उस पे क्या लगेगी, बियॉन्ड फोर्स लगेगी। और ये बियॉन्ड फोर्स जो आपके पास डिसाइड करेगी कि ऑब्जेक्ट पानी के अंदर जो है ना सिंक कर जाएगी या फ्लोट कर जाएगी। यही चीज अब हमने मैथमेटिकली प्रूव करनी है। जो आपके पास वेट है इसका फार्मूला है mg, लेकिन यहाँ पे तो डिस्प्लेस्ड वाटर है। डिस्प्लेस्ड वाटर का मतलब ये आपके पास होगा डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, इसके साथ हम लिखेंगे Fg। सही है। यहाँ पे ये जो नेट फोर्स लग रही है F नेट, ये आपके पास बराबर होगा Fb माइनस वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अगर आप देखें तो ऑब्जेक्ट के वेट का जो फॉर्मूला बनेगा m0g, तो ये दोनों वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। F नेट इज इक्वल टू mfg माइनस m0g, इसके बराबर आ रहा है। तो ये आपके पास आ गई इक्वेशन 1। अब हमने यहाँ पे ये जो मास है इस मास को हमने लिखना है इन टर्म ऑफ डेंसिटी। तो इन टर्म ऑफ डेंसिटी हमें पता है कि डेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो आपके पास बराबर होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। सही है। तो यहाँ से ये जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये बन जाएगी मास ऑफ ऑब्जेक्ट वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसी तरह डेंसिटी ऑफ फ्लूइड ये बन जाएगी मास ऑफ फ्लूइड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। तो यहाँ से मास जो बराबर आएगा मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ये बराबर आएगा डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। इसी तरह आपके पास मास ऑफ फ्लूइड ये बराबर आ जाएगी डेंसिटी ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। तो हम ये दोनों वैल्यूज उठा के इस इक्वेशन में पुट करते हैं, तो एफ नेट आपके पास बन जाएगी, इस एम एफ की जगह पे आ जाएगा रो एफ वी एफ माइनस, सही है, और रो नॉट वी नॉट इंटू जी, यहाँ पे भी जी है और यहाँ पे भी जी। अब हम क्या कर लेते हैं, दोनों में जी कॉमन है तो जी कॉमन निकाल लेते हैं। तो एफ नेट इज इक्वल टू रो ऑफ एफ वी एफ माइनस रो नॉट वी नॉट इंटू जी। तो ये जो फॉर्मूला आपके पास आया है ये आपको बताइए कि इस ऑब्जेक्ट पे कितनी नेट फोर्स एक्ट करेगी। अब हम ये मालूम करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट, अगर मिसाल के तौर पर ये ऑब्जेक्ट है, ये पानी के अंदर जाएगा या बाहर आएगा, इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, वेट और बियॉन्ड फोर्स की रेशो लेते हैं, वेट डिवाइड बाय बियॉन्ड फोर्स। तो हमें पता है कि वेट m0g है और mfg है, तो यहाँ से g और g कैंसल, तो वेट बराबर आ जाएगा fb इज इक्वल टू m0 डिवाइड बाय। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये तो मास की टर्म में आए हैं, हमने इनको इन टर्म ऑफ डेंसिटी लेनी है। डेंसिटी में यहाँ पे WFB ये बराबर होगा इसकी ये वाली वैल्यू पुट कर लेते हैं और साथ में इस वाली की ये वाली वैल्यू पुट करते हैं। और यहाँ पे आप देखें हमें पता है कि अगर मिसाल के तौर पर ये वाला ऑब्जेक्ट है, ये उतने ही, अगर ये आप इस वाटर को नीचे लेके जा रहे हैं तो ये उतना ही पानी लेके जाएगा जितना इसका वॉल्यूम होगा। मतलब पानी का वॉल्यूम और इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम ये क्या होगा,
सेम होगा, कि अगर ये सेम नहीं होगी तो फिर तो यहाँ से ये और एक ज्यादा या एक कम है तो नहीं हो सकता। ये जितने वाटर के मॉलिक्यूल्स इसकी सरफेस के साथ टच होंगे उनका वॉल्यूम जितना बन रहा है, तो इसका वॉल्यूम और वाटर का वॉल्यूम क्या होगा, हमेशा सेम होगा। तो इसका मतलब ये है, तो यहाँ पे वी एफ, यहाँ पे वी नॉट ये बराबर है वी एफ, और इन दोनों को हम लिख लेते हैं वी के बराबर। तो यहाँ से आपके पास W डिवाइड बाई एफ बी, ये आपके पास बराबर आ जाएगा रो नॉट V डिवाइड बाय रो एफ वी। ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो W इज इक्वल टू एफ बी इज इक्वल टू रो नॉट एफ नॉट। ये अब आपके पास इधर से आपके पास पता चलेगा कि ये ऑब्जेक्ट पानी में जाएगी या ऊपर रहेगी। तो इस चीज को बयान करते 3 केसेस बनते हैं, तो केसेस हम यहाँ पे अब बयान करते हैं 1 बाय 1। तो आपके पास फाइनल रिजल्ट ये आया। अब अगर इन दोनों की रेशो ये ग्रेटर आ जाए 1 से, इनकी रेशो पहले के हम क्या लेते हैं कि इन दोनों की रेशो ग्रेटर आ जाए, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपके पास ये इसके बराबर है, तो मतलब ये होगा कि W बाई बी एफ बी ये ग्रेटर होगा 1 से, तो W ग्रेटर बन जाएगा एफ बी से। तो वेट बढ़ गया बियॉन्ड फोर्स से। इसका मतलब क्या होगा, जब वेट नीचे की तरफ होता है, बियॉन्ड फोर्स नीचे से एक्ट करते हैं, तो वेट ज्यादा है तो ऑब्जेक्ट क्या कर जाएगा, नीचे जाएगा। तो यहाँ पे पहली केस बनी द ऑब्जेक्ट विल बी सिंक, तो ऑब्जेक्ट क्या कर जाएगा, डूब जाएगा। सही है। अब दूसरे ये क्या, अगर ये बी और एफ ये छोटा आ जाए 1 से, तो इसका मतलब ये होगा ये रेशो छोटी होगी 1 से, तो अब यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा कि वेट छोटा होगा बियॉन्ड फोर्स से। जब बियॉन्ड फोर्स ज्यादा है और वेट कम है, तो अब ऑब्जेक्ट ऊपर फ्लोट करेगा। तो मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं द ऑब्जेक्ट विल बी फ्लोट, ऑब्जेक्ट क्या करेगी, फ्लोट करेगी। तीसरा केस ये बनते हैं कि अगर ये दोनों आपके पास बराबर आ जाए 1 के, तो इसका क्या मतलब होगा कि ये दोनों आपके पास बराबर होंगे 1 के, तो इससे वेट बराबर होगा एफ बी। अब जब ये बराबर हो जाए तो इसका मतलब क्या होगा कि ऑब्जेक्ट पानी के अंदर कहीं पे मौजूद है, पानी के अंदर है और ये मोशन नहीं कर रहा, मतलब रुका हुआ है। तो ये 3 केसेस इसके बनते हैं। अब हम इस कंसेप्ट को और मजबूत करने के लिए कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं, 1-2 न्यूमेरिकल्स। तो अगर आप अपने 9th क्लास का बुक देख रहे हैं तो वहाँ पे 7.4 एग्जाम्पल और उसके साथ 7.4 असाइनमेंट, ये दोनों हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहला न्यूमेरिकल है, अगर परचेज अ गोल्ड क्राउन एट अ फ्ली मार्केट, आफ्टर शी गेट्स होम शी हैंग्स द क्राउन फ्रॉम अ स्केल एंड फाइंड इट्स वेट्स टू बी 7.84 न्यूटन, शी देन weighs the crown while it's immersed in a water and the scale reads 6.86 न्यूटन, is the crown made of pure gold? लड़की है वो एक क्राउन खरीद लेती है किसी मार्केट से, वो लेके आती है और जब उसको हैंग कर लेती है एयर में, तो उसका जो वेट आ रहा है वो आता है 7.84 न्यूटन, और जब वो उसको वाटर में इमर्ज कर लेती है तो उसका वेट बन जाता है 6.86 न्यूटन। और डेंसिटी ऑफ वाटर तो आपको पता है। अब आप बता रहे कि क्या ये क्राउन जो है ये प्योर गोल्ड से बना है या इसमें कुछ इम्प्योरिटीज मौजूद है। तो क्राउन की आपने क्या मालूम करनी है, डेंसिटी मालूम करते हैं आर्चिमेडेस प्रिंसिपल को यूज करके, और हमें पता है कि डेंसिटी ऑफ गोल्ड जो है वो आपके पास कितनी है, ये वाली आ रही है। अगर आपका आंसर इसके करीब आ रहा है या ये वाला आ रहा है तो मतलब ये गोल्ड होगा, ये वाला नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये प्योर नहीं है। तो हमें पता है ये वाली सारी चीजें आपके पास गिवन है, तो हमें पता है कि हेमेडस प्रिंसिपल के मुताबिक वेट इन एयर बियॉन्ड फोर्स इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब क्राउन, और डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। सही। तो ये आपके पास, तो सबसे पहले यहाँ पे आपके पास बियॉन्ड फोर्स भी नहीं है, तो बियॉन्ड फोर्स मालूम करने के लिए आप क्या करेंगे, अगर इन दोनों के दरमियान हम डिफरेंस देखें, देखिए ये इतना है और जब हमने वाटर में इसको मच किया तो इसका वेट कम हुआ, तो वेट कम हुआ तो इसका मतलब जितना ये कम हुआ वो उतना इस पे क्या करे, बियॉन्ड फोर्स लग रही है। तो बियॉन्ड फोर्स आपके पास बराबर होगा डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू बी। तो यहाँ पे आप पहले इसको पुट करें, न्यूटन माइनस 6.86 न्यूटन, तो इससे आपके पास जो आंसर आ रहे हैं वो 0.98 न्यूटन, ये वाला आ रहे हैं। अब ये तमाम वैल्यूज इस इक्वेशन 1 में पुट करें।
क्वेश्चन 1 में जब हम अब पुट करेंगे यहाँ पे तो एयर पे इसका आ रहा है 7.84 न्यूटन डिवाइड बाय यहाँ पे बियॉन्ड फोर्स 0.98 न्यूटन इज इक्वल टू ये चीज तो हमने मालूम करनी है और यहाँ से 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब ये उस इधर लेके जाएंगे तो डेंसिटी ऑफ ग्राउंड ये बन जाएगी आपके पास 7.84 मल्टीप्लाई बाय 1 × 10⁻³ और यहाँ से 0.98 न्यूटन। इससे तकरीबन आपके पास जो आंसर है वो 8.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अगर आप देखें तो आपके पास ये इसके बराबर आ रहा है और आपका जो आंसर है वो तकरीबन 8 के बराबर 9 के बराबर है, तो मतलब ये इससे बहुत कम है। तो इसका क्या मतलब हुआ, तो उसने वो जो क्राउन खरीदी है वो पेपर गोल्ड की नहीं है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ मिलावट मौजूद है। तो ये था आपके पास पहला न्यूमेरिकल। अब हम इसको दूसरा न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। दूसरा न्यूमेरिकल हमें कह रहे हैं कि a geologist point that a moon rock whose weight is 90.9 newton has apparent weight is 60.6 newton which submerged in water. What is the density of the rock? अच्छा, आप कह रहे हैं कि जियोलॉजिस्ट हैं उनको एक रॉक मिला है जो मून का है, वो कह रहे हैं कि उनकी जो वेट एयर में आपके पास आ रही थी वो ये 19.9 मीटर 90.9 न्यूटन बन रही थी और जो उसका वेट वाटर में बनता है वो 60.6 न्यूटन बनता है। डेंसिटी ये आता है और आपको बता रहे हैं कि रॉक की डेंसिटी मालूम करें। तो इसको भी सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, वेट एयर बियॉन्ड फोर्स ये बराबर होगा डेंसिटी ऑफ रॉक डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो सबसे पहले तो हमने फाइंड करनी है बियॉन्ड फोर्स। तो बियॉन्ड फोर्स अगेन जितना उस पे जिनका ये वेट जितना कम हो रहा है उतनी ही उस पे क्या लग रही है, उतनी उन पे बियॉन्ड फोर्स लगेगी, क्योंकि हमें पता है आर्चिमेदेस प्रिंसिपल के मुताबिक ऑब्जेक्ट जितना फ्लूइड डिस्प्लेस करेगा उतनी उस पे फोर्स लगेगी। तो यहाँ पे आपके पास बराबर होगा WA माइनस WB। तो 90.9 माइनस 60.6 तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 30.3 न्यूटन। अब ये तमाम यहाँ से हमने रॉक की फाइंड करनी है, तो डेंसिटी ऑफ रॉक ये बन जाएगी वेट एयर मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ वाटर और डिवाइड बाय बियॉन्ड फोर्स। तो वैल्यूज को पुट करें तो वेट एंड एयर है 90.9 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ किलोग्राम मीटर क्यूब और साथ में यहाँ से आ जाएगा बियॉन्ड फोर्स कितनी है 30.3 न्यूटन। ये न्यूटन न्यूटन से कैंसल और जब आप इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आपके पास फाइनल जो आंसर आ जाता है वो आपके पास आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ किलोग्राम मीटर क्यूब। तो ये आपके पास फाइनल रिजल्ट डेंसिटी ऑफ रॉक बन जाती है। तो ये था आज का लेक्चर। अगर इस हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ओके, अल्लाह हाफिज।